बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा पेशी पर मैंने सफाई के गवाह और मुल्जिम के दोस्त आरिफ को पहले भुगताने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने फौरन कबूल कर लिया। मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गवाह का आज बर वक्त अपनी नौकरी पर पहुंचना जरूरी है, लिहाजा इसका बयान पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। अदालत ने इस बात की बखूबी इजाजत दे दी थी। आरिफ वही नौजवान था, मुल्जिम जिसके साथ वक़ुआ की रात एक इंग्लिश फिल्म का आखिरी शो देखने गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नादरा की मौत वक़ुआ की रात 10 और 12 के दरमियान वाक़या हुई थी। ये वही वक्त था जब मुल्जिम आरिफ के साथ एक मकामी पिक्चर हाउस में बैठा फिल्म देख रहा था, लिहाजा इसके नादरा के कत्ल में मुलव्विस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आरिफ सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका तो मैं जरूरी जरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए दोस्ताना लहजे में सवाल किया, आरिफ साहब, जिस रात मकतूला नादरा को मौत के घाट उतारा गया वो रात आपकी याददाश्त में महफूज तो होगी? जी हाँ, मुझे सब याद है, इसने इस बात में जवाब दिया। वक़ुआ की रात मुल्जिम काशिफ से आपकी मुलाकात कितने बजे हुई थी? लगभग 9:15 बजे रात। आप इससे मिलने गए थे या ये आपके पास आया था? ये हमारे पास आया था। हमारे पास? मैंने चौंके हुए लहजे में जवाबन पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, मैं इस वक्त अपने दोस्तों वसीम और आफ्ताब के साथ अपनी गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। काशिफ हमारे पास आया और हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू होने लगी। ये मुझे खासा उदास और उलझा हुआ नजर आया। मैं भी इस दिन काफी बोर हो रहा था। मैंने काशिफ की उदासी और अपनी बोरियत दूर करने के लिए इसके सामने पिक्चर का मंसूबा रखा। ये फौरन तैयार हो गया। फिर हम वसीम और आफ्ताब को वहीं छोड़कर पिक्चर देखने चले गए थे। इस रात तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर देखी थी? मैंने पूछा। वो एक इंग्लिश पिक्चर थी, गवाह ने बताया, ब्रूस ली की, मारधाड़ से भरपूर। फिल्म का नाम था वे ऑफ द ड्रैगन। ओके, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए इस्तफसार किया। वक़ुआ की रोज तुम लोग कितने बजे पिक्चर हाउस पहुंचे थे? मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 9:45 बजे होंगे, इसने सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब हम टिकट लेकर हॉल के अंदर दाखिल हुए तो स्क्रीन ऑन हो चुका था और आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जा रहे थे। तुम लोग फिल्म देखकर कितने बजे पिक्चर हाउस से बाहर निकले थे? 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तुम लोग इस रात घर कितने बजे पहुंचे थे? कमोबेश 12:30 बजे रात। जरा सोच कर बताएं आरिफ साहब, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए इस्तफसार किया। वक़ुआ की रात मुल्जिम काशिफ 9:15 बजे रात से लेकर 12:30 बजे तक आपके साथ रहा था। क्या इस दौरान थोड़ी देर के लिए भी आपकी निगाह से ओझल नहीं हुआ था? जी हाँ, मैं इस हकीकत के बयान के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, वो पुरइत्माद लहजे में बोला। आखिरी सवाल, मैंने सफाई के गवाह आरिफ की आंखों में देखते हुए कहा। वक़ुआ की रात मुल्जिम काशिफ ने लगभग 3 घंटे आपके साथ गुजारे थे। आपको अच्छी तरह बावर होना चाहिए कि मज़कूरा रात आपके दोस्त और इस केस के मुल्जिम काशिफ महमूद ने किस किस्म का लिबास पहना हुआ था? जी हाँ, अच्छी तरह याद है, इसने बड़े वसूख से इस्बात में गर्दन हिलाई। मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस लिबास की तफसील बयान करें, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। काशिफ ने इस रात स्याह पैंट और चेकदार शर्ट पहन रखी थी, गवाह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। शर्ट वाले चेक की धारियां सब्ज और जामुनी रंग की थीं। आर यू श्योर? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। यस, आई एम श्योर, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैंने रोए सुखम जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आला, सफाई का गवाह इस अमर का दावेदार है कि वक़ुआ की रात मुल्जिम काशिफ 10 और 12 बजे के दौरान जाए वक़ुआ से काफी दूर एक मकामी पिक्चर हाउस में 100% इसके साथ था। लिहाजा इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी जाविये से मकतूला नादरा के कत्ल में मुलव्विस रहा हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। सफाई के गवाह आरिफ को अदालत से जाने की इजाजत मिल गई। थोड़ी ही देर के बाद विटनेस बॉक्स में इस्तिगासा का गवाह बशारत मिर्जा आकर खड़ा हो गया। बशारत मिर्जा की उम्र 35 के करीब थी। वो पस्ता कामत था,
सर के बाल खिचड़ी और तौन बाहर को निकली हुई। पेशे के एतबार से जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वो एक प्रॉपर्टी एजेंट था। इसकी प्रॉपर्टी की दुकान लांडी के इलाके में वाक़या थी, जबकि रिहाइश ज़ेर तामीर इमारत के पिछवाड़े में थी। इसके मकान की पुश्त ज़ेर तामीर इमारत के पिछवाड़े के साथ जुड़ी हुई थी। बशारत मिर्जा इस मकान में अकेला ही रहता था। इसकी फैमिली अंदरूनी सिंध के इलाके मीरपुर खास में थी। इस्तिगासा के आखिरी और सबसे अहम गवाह बशारत मिर्जा ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा दिया तो जरह के गर्ज से वकील इस्तिगासा ने इसे घेर लिया। यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूं कि मुल्जिम के एक खैरख्वाह मारूफ और जय्यद सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी ने इस केस के सिलसिले में मुझसे ग्रां कदर ताउन किया था और इस केस के जिन मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से इसने मालूमात फराहम की थी, इसमें सर फहरिस्त इस्तिगासा का गवाह बशारत मिर्जा ही था। बशारत साहब, वकील इस्तिगासा ने जरह का आगाज करते हुए कहा, क्या यह दुरुस्त है कि मुल्जिम को आप पहले से जानते थे? जी हाँ, मैं तो इसे अक्सर इधर महल्ले में देखा करता था, गवाह ने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन कभी मेरे इसके साथ मरासिम वगैरह नहीं रहे। यहाँ मरासिम वगैरह का कोई तस्करा भी नहीं, वकील इस्तिगासा ने सरसरी अंदाज में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने वक़ूअ की रात मुल्जिम को जाए वारदात से जाते हुए देखा तो आपको पहचानने में कोई दुश्वारी या मुगालता तो नहीं हुआ था? मुगालते का सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। बशारत साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि जब आपने वक़ूअ की रात मुल्जिम को ज़ेर तामीर इमारत से निकलते देखा, इस वक्त रात का क्या बजा था? वकील इस्तिगासा ने जरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 10:30 या 11 बजे का वक्त था, गवाह ने जवाब दिया। ज़ेर तामीर इमारत से निकलते वक्त मुल्जिम की कैफियत क्या थी? ये बहुत घबराया हुआ नजर आता था, गवाह ने मुल्जिम की जानिब इशारा करते हुए बताया। चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे और सर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। ये ऐसी अफरा तफरी के आलम में ज़ेर तामीर इमारत से निकला था जैसे इसे कहीं जाने की जल्दी हो। इस दौरान में मेरा मुवक्किल और इस केस का मुल्जिम काशिफ चुपचाप एक्यूज्ड बॉक्स में खड़ा था। किसी भी केस की समाअत के वक्त मुल्जिम की कैफियत बड़ी हसरतनाक होती है। इसका जी तो बहुत कुछ कहने को मचल रहा होता है, मगर अपने खिलाफ हर तल्ख बात सुनकर इसे खामोश रहना पड़ता है। ये दरअसल इसके सब्र का इम्तिहान होता है। अदालत की जानिब से इसे अज खुद कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं होती। आम जिंदगी में इंसान अपने खिलाफ झूठ सुनकर चंद सेकंड के लिए भी खामोश नहीं रह सकता, लेकिन कटहरे में खड़े मुल्जिम को सुनना पड़ता है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक काशिफ बड़े अज़म के साथ बाद मुखालिफ के सामने साबित कदम खड़ा था। वकील इस्तिगासा ने मजीद 2-4 सवालात के बाद जरा खत्म की तो जज की इजाजत पाकर मैंने बशारत मिर्जा को घेर लिया। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जरह का आगाज किया और इससे जरा सा भी महसूस नहीं होने दिया कि आगे चलकर मैं इसे धोबी सोडा से धोने का इरादा रखता हूँ। बशारत मिर्जा साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा, क्या मैं आपको मिर्जा साहब कहकर मुखातिब कर सकता हूँ अगर आपको कोई इतराज ना हो तो? मैं भला क्यों इतराज करूंगा वकील साहब, वो सादा लहजे में बोला। अक्सर लोग मुझे मिर्जा साहब ही कहते हैं। मिर्जा साहब, इधर मीरपुर खास का क्या हाल अहवाल है? मेरे सवाल पर वो चौंक उठा। क्या मतलब जनाब? मतलब साफ और वाज़ेह है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक आप कराची में बिल्कुल अकेले रहते हैं। आपकी फैमिली इधर मीरपुर खास में है। जी हाँ, वो संभले हुए लहजे में बोला। वो लोग ठीक ठाक हैं। आप कितने अरसे पहले मीरपुर खास अपनी फैमिली से मिलने गए थे? कोई 2 माह पहले, इसने जवाब दिया और उलझन ज़दा अंदाज में देखने लगा। मैंने पूछा, अगर माइंड ना करें तो अपनी बीवी और बच्चों के नाम बता दें। मेरी बीवी का नाम अरूसा और बच्चों के नाम शफकत और सबा हैं, इसने ताअम्मुल करते हुए जवाब दिया। हैं या थे? मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए सवाल किया। क्या मतलब? वो बुखला गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे तो हर हाल में बाप ही के रहते हैं, मैंने खुर्शीद अब्बासी से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कहा। चाहे वो माँ के पास परवान चढ़े या बाप की निगरानी में परवरिश पाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अरूसा पिछले 1 साल से आपकी बीवी नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। 1 साल कबल अरूसा ने आपसे तलाक ले ली थी, आपकी बदकिरदारी के सबब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने एहतजाजी लहजे में कहा। जनाब आला, इस वक्त अदालत में नादरा मर्डर केस ज़ेर समात है और मेरे फाजिल दोस्त इस्तिगासा के मोअज़्ज़ज़ गवाह की खानगी हालात का जिक्र छेड़कर गैर मुतल्लिका बहस में अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये गवाह की इज्जत को सर अदालत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब आला, मैंने वकील इस्तिगासा के सवाल के जवाब में जज से कहा। मैंने एक तल्ख हकीकत की तस्दीक चाही है। अगर इस्तिगासा का गवाह मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो मैं इसरार नहीं करूंगा, क्योंकि सब्जी मंडी मीरपुर खास वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अरूसा ने किन वजूहात की बिना पर बशारत मिर्जा से तलाक ली थी। जज ने ठहरे हुए लहजे में मुझसे कहा, बेग साहब, आप गवाह के माजी को एक तरफ रख कर जेर तामीर इमारत केस के हवाले से गवाह पर जराह करें। मैंने जज की ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक इस्तिगासा के गवाह बशारत मिर्जा से पूछा, मिर्जा साहब, आपका मकान जेर तामीर इमारत के पिछवाड़े वाक़या है। जिस वक्त आपने मुल्ज़िम को जेर तामीर इमारत से निकलते देखा, आप कहाँ थे? मैं अपने मकान की छत पर टहल रहा था, गवाह ने जवाब दिया। छत पर टहल रहे थे? खैरियत? इस रात बहुत गर्मी और हबस था, इसने बताया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं ताज़ा हवा की तलाश में छत पर चढ़ गया था। आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तिगासा के एक सवाल के जवाब में बताया है कि जब आपने मुल्ज़िम को ज़ेर तामीर इमारत से निकलते देखा, इस वक्त रात के 10:30 या 11 बजे थे। जी हाँ, मैंने यही बताया है, वो थूक निकलकर अपने हलक को तर करते हुए बोला। लेकिन इस वक्त तो मुल्ज़िम अपने एक दोस्त आरिफ के साथ मकामी सिनेमा में इंग्लिश पिक्चर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और मज़कूरा पिक्चर हाउस जय वकूआ से काफी फासले पर वाक़या है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपने वकूआ की रात ज़ेर तामीर इमारत में किसी और को तो निकलते हुए नहीं देखा था। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बड़े कतई लहजे में बोला। मैं इसको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। तो आपका मतलब ये है कि मुल्ज़िम के दोस्त आरिफ ने गलत बयानी से काम लिया है? जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है। लेकिन मिर्जा साहब, मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे हेज करते हुए कहा, आरिफ के अलावा वसीम और आफ्ताब नामी 2 ऐसे अफराद भी इस दुनिया में मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर अदालत में गवाही देने भी आ सकते हैं, जिन्होंने वकूआ की रात 9:15 से 9:30 बजे के दरमियान मुल्ज़िम से गपशप की थी और मुल्ज़िम को आरिफ के साथ पिक्चर हाउस की जानिब रवाना होते हुए देखा था। ये सब एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। आरिफ, वसीम और आफ्ताब चूंकि मुल्ज़िम के गहरे दोस्त हैं, इसलिए वो इसे बेगुनाह साबित करने की खातिर कोई भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन आपकी नजर में मुल्ज़िम बेगुनाह नहीं, मैंने इसे फंसाने के लिए जाल फेंका। आपके ख्याल में नादरा को बेआबरू करके इसी शख्स ने मौत के घाट उतारा है? जी हाँ, यही हकीकत है, वो बेसाख्ता बोला। क्या आपने मुल्ज़िम को मकतूला की आबरूरेज़ी करते हुए या इसे कत्ल करते हुए देखा है? मैंने दुरुस्त लहजे में इस्तिफसार किया। नहीं, वो गड़बड़ा कर रह गया। मैंने ऐसे कब कहा है? अभी चंद सेकंड पहले, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। आपने ये हकीकत बयान की है कि मुल्ज़िम ने मकतूला नादरा को बेआबरू करके मौत के घाट उतारा था। आपके बयान से तो यही जाहिर होता है कि आप इस दोहरी संगीन वारदात के या तो चश्मदीद गवाह हैं या फिर इस सिलसिले में आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, वो कनी काटते हुए बोला। मैंने बस इस रात मुल्ज़िम को ज़ेर तामीर इमारत से निकलते हुए देखा था। आपके बयान के मुताबिक मुल्ज़िम जिस वकूआ की रात ज़ेर तामीर इमारत में से निकला तो बहुत घबराया हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता फंदा कसते हुए कहा। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे और सर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। वो अफरा-तफरी के आलम में था, जैसे इसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो ताईदी अंदाज में बोला। मुल्ज़िम की यही कैफियत थी। मुल्ज़िम को देखकर फौरी तौर पर आपके जहन में क्या ख्याल आया था? यही कि इसने ज़ेर तामीर इमारत में कोई गड़बड़ की होगी, वो जवाब देते हुए बोला, जब भी वहां से जल्दी में फरार हो रहा था। मुल्ज़िम के जाने के बाद आपने ज़ेर तामीर इमारत में जाकर सूरत हाल जानने की कोशिश की थी? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया।
नहीं, इसने उलझन ज़दा लहजे में कहा। क्यों? मैंने इस पर चढ़ाई कर दी। ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। इस अंदाज में मुल्जिम वहां से निकला था, इससे आपके अंदर बेपनाह तजस्सुस पैदा होना चाहिए था। इंसानी फितरत से मजबूर होकर या तो आपको ज़ेर तामीर इमारत के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए था, या किसी और शख्स को इस वाक़े से आगाह करना चाहिए था। आपको तो वैसे भी वकूअ की रात नींद नहीं आ रही थी, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो जनाब बात दरअसल ये है, वो बुरा सा मुंह बनाकर वजाहत करते हुए बोला, मुझे पराए फड्डों में टांग फंसाने का बिल्कुल शौक नहीं। ये तो पुलिस ने पूछगछ की तो मुझे जुबान खोलना पड़ी। बहुत अच्छी बात है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और बड़े डरामाई अंदाज में कहा, आपसे आखिरी सवाल मिर्जा साहब। वो चौंक कर होशियारी से सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने सनसनीखेज अंदाज में पूछा, मिर्जा साहब, वकूअ की रात जब आप गर्मी, हबस और बेख्वाबी के हाथों मजबूर होकर अपने घर की छत पर टहल रहे थे और आपने अपने मकान के पिछवाड़े वाक़या ज़ेर तामीर इमारत के अंदर मुल्जिम को काफी अफरा तफरी के आलम में निकलते हुए देखा, तो इस वक्त मुल्जिम के बदन पर कौन सा लिबास था? मेरा ख्याल है, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, इसने सफेद शलवार कमीज पहन रखा था। तो ये आपका ख्याल है, यकीन नहीं? मैंने जारहाना अंदाज में कहा। इसी लम्हे हाजरीन अदालत में चेमागोयां होने लगी। बाद सामीन और नाजरीन की हंसी भी छूट गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले सफाई का गवाह आरिफ मुल्जिम के लिबास की तशरीह कर चुका था। हाजरीन अदालत के तर्ज अमल ने गवाह को बुखलाहट में मुब्तला कर दिया। वो परेशान होकर वकील इस्तिगासा की जानिब देखने लगा। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, इधर नहीं, इधर देखो। वो घबरा कर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने आपसे तुम पर आते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वकूअ की रात मुल्जिम को सफेद शलवार कमीज में मलबूस ज़ेर तामीर इमारत से अफरा तफरी के आलम में निकलते देखा था? जी हाँ। वो पेशानी का पसीना पहुंचते हुए कमजोर सी आवाज में बोला, लेकिन मुल्जिम का तो दावा है कि वकूअ की रात मैंने नीले रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था। मैंने कहा, और सफाई के गवाह आरिफ ने मुल्जिम के बयान की तस्दीक भी की है। ये दोनों झूठ बोलते हैं, वो फंसी फंसी आवाज में बोला। साइंसी और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब कोई शख्स दरोगोई से काम ले रहा होता है तो इसके मुंह के अंदर पाया जाने वाला आब दहन खुश्क हो जाता है और इसे अपना हलक सूखता हुआ महसूस होता है, जैसा कि इस वक्त आपके साथ हो रहा है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए खासा जारहाना अंदाज में कहा, जबकि थोड़ी देर पहले सफाई के गवाह आरिफ ने बड़ी रसान से मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया था कि वकूअ की रात मुल्जिम काशिफ स्याह पतलून और चेकदार शर्ट में था। लेकिन आपने तो अभी बताया है कि मुल्जिम ने नीले रंग का शलवार सूट। वो जुमला अधूरा छोड़कर होंकों की तरह मुझे देखने लगा। मैंने जो कहना था वो कह दिया, मैंने सनसनाते हुए अंदाज में कहा। अब आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताएंगे कि वकूअ की रात आपने मुल्जिम को किस लिबास में ज़ेर तामीर इमारत से निकलते देखा था, क्योंकि लिबास के हवाले से आपकी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। आपने तो इस रात अपने मकान की छत पर खड़े खड़े मुल्जिम के चेहरे पर सजे परेशानी के तासुरात और सर के बिखरे हुए बालों को भी बड़ी वजाहत के साथ देख लिया था। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, पानी मिलेगा, मगर मेरे सवाल के जवाब के बाद। मुझे सोचने दें। वो खौफजदा नजर से चारों तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी बताता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने जज की जानिब देखते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। इस्तिगासा के गवाह बशारत मिर्जा की दारोगोई रोज रोशन की तरह आया हो गई है। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मिर्जा साहब को तफ्तीश की गरज से अगर हवाले पुलिस किया जाए तो निहायत ही करामत मालूमात हासिल हो सकती हैं, और मुझे यकीन है कि इन करामत मालूमात की रोशनी में नादरा के असल कातिल का चेहरा भी चमक उठेगा। पुलिस के हवाले करने का सुनकर बशारत मिर्जा बुरी तरह हरासा हो गया। वो कटहरे से बाहर निकलते हुए खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, मैंने नादरा को कत्ल नहीं किया, मुझे जाने दें, मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जज ने बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर हुक्म दिया कि इस्तिगासा के गवाह बशारत मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया जाए। जज का हुक्म सुनकर एक जानिब पुलिस हरकत में आई तो दूसरी तरफ पट्टे वालों ने आनन फानन अदालत का दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही लम्हे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके बशारत मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया।
جب کوئی شخص اپنے جرم کے ٹھوس شواہد کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے کے لیے پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بشارت نے بھی نادرہ کے قتل کا اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق بشارت مرزا کو اس راز سے آگاہی ہو گئی تھی کہ مقتولہ اور ملزم زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کی اگبی دیوار کا ایک بلاک توڑ کر چھوٹا سا روزن بنا لیا تھا جہاں کان لگا کر وہ ان کی محبت بھری باتیں سنا کرتا تھا۔ وقوع کی رات مقتولہ اور ملزم کی گفتگو نے بشارت مرزا کو چونکا دیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن ملزم اسے سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر ان کے بیچ ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ملزم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مقتولہ اسے بزدلی کے طعنے دیتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی لمحے بشارت مرزا پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مقتولہ زیر تعمیر عمارت سے نکل کر اپنے گھر کا رخ کرتی، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے مرزا نے نہ تو ملزم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے لباس جانتا تھا، لہٰذا چھت پر سے ملزم کو دیکھنے اور اس کی کیفیت اور لباس کے بارے میں جو کچھ بھی اس نے بیان کیا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ تھا، اور یہ جھوٹ اس نے اپنی بلا ملزم کے سر ڈالنے کے لیے بولا تھا۔ جب بشارت مرزا مقتولہ کے پاس پہنچا تو اس کی خواہش اور ہوس مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھے۔ مقتولہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جانے والی تھی کہ بشارت نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ مقتولہ نے چیخنے چلانے اور بشارت کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن بشارت کے اندر جاگتے چنگاڑتے شیطان نے اس کی پیش نہ چلنے دی۔ بشارت نے ایک ہاتھ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے منہ اور ناک پر جما رکھا تھا تاکہ اس کی آواز اس عمارت سے باہر نہ نکل سکے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ مقتولہ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس چینے جھپٹی میں مقتولہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور اسے چوٹیں بھی آئیں۔ سانس کی آمد و شد معطل ہونے کے باعث مقتولہ بے دم سی ہو کر ڈھہ گئی۔ اس کے بعد بشارت مرزا کو اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ جب بشارت مرزا کے حواس ٹھکانے پر آئے تو وہ پکڑے جانے کے ڈر سے یکدم ہل کر رہ گیا۔ مقتولہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں سب کو بتاتی، پھر اس کا بچنا ممکن نہ رہتا۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس نے اضطراری انداز میں گلا گھونٹ کر مقتولہ نادرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عدالت نے آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ بشارت مرزا کے اقبال جرم کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ سنانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ نادرہ ایک خودسر اور مزور لڑکی تھی۔ اگر اس نے کاشف کی بات مان لی ہوتی تو ایسی عبرتناک موت اس کے حصے میں نہ آتی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مقدر میں جو دکھ اور پریشانی لکھی ہو وہ بالآخر مل کر رہتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔